So students, in this video we are going to discuss about the types of advertising and the significance of advertising. It is our next subject, that is the advertising and consumer behavior. We just studied the first unit of this subject. Okay. So in this video, first of all, I am going to discuss the टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की जो विज्ञापन किए जाते हैं, जो एडवर्टाइजिंग की जाती है, उस एडवर्टाइजिंग के कितने प्रकार होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। ये सभी ने देखा हुआ सुना हुआ कंसेप्ट है, बट आज ये हम लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई जनरली जो एडवर्टाइजमेंट हम टीवी में देखते हैं, सपोज वी आर वॉचिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैगनआर एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मारुति सुजुकी, तो इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, दे आर जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड to their product which we are watching on the TV and on the other media channel। तो इसके थ्रू हमें जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। जहाँ पर उत्पादों का क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का होता है, प्रोडक्ट का, एंड इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज टू द इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, for that is also known as the corporate advertising। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग को कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। इफ एनी काइंड ऑफ थिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम कहते हैं कि दे आर डूइंग द एडवर्टाइजिंग ऑफ द कॉर्पोरेट फील्ड। वहाँ पर कॉर्पोरेट फील्ड को लेकर क्या किया जा रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। सपोज सम कॉलेजेस आर गिविंग देयर एडवर्टीजमेंट ऑन द टेलीविजन्स, ऑन द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो उनको कहा जाता है कि दे आर जस्ट advertising their institution। Sometimes they are also giving the seminars to their target customer, and their target customer will definitely the student section। okay, तो वो सेकेंड टाइप हो गया इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, किस चीज़ का, एडवर्टाइजिंग का। नेक्स्ट टाइप इज टू द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। इफ समथिंग इज giving information and the some things which are directly consumed by the consumers, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। इफ द पीपल्स आर जनरली परचेसिंग द टी एंड कॉफ़ी, ब्रेड एंड बिस्किट एंड ऑल, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। वहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग हो रही है वो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग है। और इंडस्ट्रियल advertising is just focuses on the users and the customers of the industrial goods। जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स के जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक वस्तुओं के जो यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में आते हैं। कई बार इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के प्रोडक्ट्स के, ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ा था ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी एडवर्टाइजिंग को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग की जाती है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को लेकर, दोज पीपल हु आर कंज्यूमिंग द इंडस्ट्रियल गुड्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज। उसका भी विज्ञापन होगा, तभी तो यूज़र समझेगा कि भाई किस तरीके के गुड्स मार्केट में अवेलेबल है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू द नेशनल एंड लोकल एडवर्टाइजिंग। नेशनल एंड लोकल एडवर्टाइजिंग क्या नाम से समझ में आ रहा है कि इफ द इंटरनेशनल कंपनीज आर कवरिंग द वाइड मार्केट एरिया, दैट इज कॉल्ड द नेशनल एडवर्टाइजिंग। दे मस्ट हैव टू फोकस द वाइड मार्केट। उनको एक मार्केट का बड़ा क्षेत्र जो है वो क्या करना होता है, कवर अप करना होता है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल मार्केटिंग। बट व्हेनेवर वी आर talking about the local advertising, so just the local sellers, the shopkeepers and the retailers who just buying their products and sell to the customer, that is called the local advertising। उसको आपको नेशनल लेवल पर, है ना, राष्ट्र के स्तर पर जाकर एडवर्टाइज करने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल एडवर्टाइजिंग जो होगी वो क्या होगा कि भाई जैसे मान लो कि अभी चुनाव था, तो इलेक्शन कमेटी को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आ रहे थे, और आपको वोट डालना, कुछ
कितना इम्पोर्टेंट है ना, चुनाव का हिस्सा होना, ये सारी टीमें ऊपर चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नेशनल एडवर्टाइजिंग का हिस्सा था। या पल्स पोलियो अभियान कहीं चलाया जा रहा है, या रक्तदान से संबंधित चीज़ें बताई जा रही है, या एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है, तो दैट इज कवर अप द वाइड मार्केट विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसी को आप किसी प्रोडक्ट के सेल्स में भी समझ सकते हैं। और लोकल एडवर्टाइजिंग इट्स द एरिया इज नेरो, उसका जो एरिया होता है वो सूक्ष्म होता है, बिकॉज दे जस्ट कवर अप द लोकल रिटेलर्स। जो भी लोकल मार्केट के रिटेलर्स होते हैं ये उनको कवर करता है। जिससे कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए कि आपको नियर बाय अगर शॉप पर मिलता होगा तो हो सकता है कि वो आपको मार्केट की शॉप पर भी ना मिले, क्योंकि उनका जो कस्टमर है वो कॉलोनी के वो बच्चे हैं जो उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इसी तरीके से होती है नेशनल एडवर्टाइजिंग और लोकल एडवर्टाइजिंग। और लास्ट होता है आपका कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। अब जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है ट्रेड को लेकर या प्रोफेशंस को लेकर, है ना, या इंडस्ट्रीज को लेकर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की जाती है। मीन्स फ्रॉम देयर दे आर वी कैन से द मैन्युफैक्चरर, द प्रोड्यूसर इज अर्निंग समथिंग, तो उसको हम कहते हैं कि ये कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, यहाँ से पैसा कमाया जा रहा है। बट नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज दोज काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग वेयर द प्रॉफिट इज नॉट अर्निंग, या जो संस्थाएं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, या वो अर्न करने वाली संस्थाएं नहीं है, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है, एनजीओ जिसको हम कह सकते हैं। तो उसका हिस्सा क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, जो अपनी सिर्फ चीज़ों को क्या करते हैं, टीवी पर इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग उनके महत्ता को, उनके इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो हो गई, इट इज रिलेटेड टू द अर्निंग, द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन गवर्नमेंट या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, या गवर्नमेंट अगर कुछ शो करना चाहती है तो ये उसका हिस्सा हो जाएगा नॉन कमर्शियल। या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो चैरिटी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एनजीओ के एडवर्टीजमेंट हो गए, तो वहाँ से नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग को हम समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। These are the significance of advertising. ये एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस है कि भाई एडवर्टाइजिंग का क्या महत्व है। सो हियर द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट, द इट इज हैविंग और गिविंग द बेनिफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर। पहला एडवर्टाइजिंग का जो बेनिफिट होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, मैन्युफैक्चरर। कि भाई जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो एडवर्टाइजमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है, या मैन्युफैक्चरर को उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं। सो हियर इट हैव्स टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। यहाँ पर पहला बेनिफिट ये हो गया मैन्युफैक्चरर के लिए कि जो जो कस्टमर है और जो मैन्युफैक्चरर है उनके डायरेक्टली क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। जैसे मान लो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को होम टू होम जाकर तो प्रोडक्ट क्या नहीं करता, सेल नहीं करता, दे आर जस्ट शोइंग देयर एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा तो कस्टमर को ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस कंपनी का या इसका मैन्युफैक्चरर कौन है इस प्रोडक्ट का। तो डायरेक्ट कस्टमर और मैं, जैसे हमको सभी को मालूम है कि भाई रतन टाटा को आज कौन नहीं जानता, रतन टाटा दैट मीन्स के ही इज द ऑनर ऑफ द टाटा, ठीक है। TCS जो बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, या हम कार देखते हैं टाटा कंपनीज की जो कार होती है, देवास में भी हमारे टाटा इंटरनेशनल कंपनी है ना, जो लेदर के आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चरर करती है। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है ना, यहाँ पे रतन टाटा मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये हम उनको कह सकते हैं द फाउंडर, द क्या कहेंगे, चेयरपर्सन है, फाउंडर तो कोई और है। तो रतन टाटा जिस तरीके से अपने
चेयरपर्सन अपने प्रोडक्ट अपनी कंपनी के लिए जाने जाते हैं। टाटा का नाम आते ही रतन टाटा जी का नाम, उनके पहले फादर है जमशेद जी टाटा, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर पर्सन। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को क्या किया, आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब मैं ये बता रही हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर होता है तो डायरेक्ट उसके और मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कस्टमर को समझ में आ जाता है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज टू it helps in easy introduction of new products by the same manufacturer। अगर कोई नए उत्पाद को लॉन्च किया है सेम मैन्युफैक्चरर में तो इसकी जानकारी भी एडवर्टाइजिंग में दी जाती है। जैसे अभी तक हम समझते थे कि भाई पार्ले जी की बिस्किट है, पार्ले की कंपनी है, क्योंकि पार्ले जी अभी तक सिर्फ पार्ले जी को ही शो करता था या बिस्किट के एडवर्टीजमेंट आता था। लेकिन बाद में पता चला कि भाई कंपटीशन का ज़माना है, समय बदल गया है, तो अब उनको चीज़ों को नए तरीके से शो करना पड़ा कि पार्ले की बहुत सारी चॉकलेट्स भी हैं, पार्ले के दूसरे भी बिस्किट्स हैं जो कि अभी तक लोगों के नॉलेज में आज से कुछ 5-6 साल तक पहले तक नहीं पता था। फिर उन्होंने एडवर्टाइजिंग पर जोर दिया, फिर पता चला कि अच्छा पार्ले इज ओनली अ सिंगल कंपनी एंड इट इज हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अदर कुकीज, द चॉकलेट्स एंड ऑल, ठीक है। तब जाकर लोगों का फोकस हुआ। तो इफ सम न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्चेस एंड इट इज द मैन्युफैक्चर्ड बाय द same or old manufacturer, so this kind of information is also given by the advertisement, which is the beneficial for the manufacturer. Last one is to advertising gives the employees a feeling of pride in their jobs and being in service of such a reputed company। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं कंपनी में, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू उन एम्प्लॉयज़ का भी क्या होता है, प्राइड फील होता है कि ऑन द टेलीविज़न if the company is showing the products advertisement, that means we are the part of this company, so somehow they are feeling the pride moment। उनके लिए वो एक गर्व का क्या होता है, समय होता है। and it thus inspire the employees to improve their efficiency। तो इससे एम्प्लॉय के मन में क्या आता है, सपोज इफ आई एम इम्प्रूविंग माई एफिशिएंसी, so the name and the fame and the reputation of our company will also be increased, the reputation of our company will be increased in the market among the people or customers, so we have to improve our efficiency। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फायदा सभी का हो जाता है। तो इट इज़ द फर्स्ट बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट बेनिफिट टू द होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर को भी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से क्या मिलते हैं, फायदे मिलते हैं कि भाई किस तरीके से, टू गुडविल क्रिएटेड इज शेयर्ड बाय द होलसेलर, इट सप्लीमेंट्स द सेलिंग एक्टिविटीज, since the consumers are aware of the product and its quality, the sales become easy। ठीक है, सेल्स को बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में जब तक जानकारी होगी तभी जाकर लोग उसको क्या करेंगे, कस्टमर उसको परचेस करेंगे। तो इस तरीके से होलसेलर और रिटेलर्स के लिए भी वो क्या हो जाता है, फायदेमंद सौदा हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स टू द सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन द पर्सन हु इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उनको किस तरीके का फायदा मिलता है, बेनिफिट सेल्स पर्सन के लिए कैसा होगा एडवर्टाइजिंग का, समझ लो। द रिलेशनशिप एस्टैब्लिश विद द कस्टमर्स बाय सेल्समैन, ठीक है, कस्टमर और सेल्समैन का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होता है एंड इज मेड परमानेंट थ्रू इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, सच अ कस्टमर गेट्स assured about the quality and price of the product। तब वो कस्टमर उस सेल्स पर्सन पर क्वालिटी और प्राइस को लेकर भी क्या होता है, श्योर होता है कि भाई ये सेल्स पर्सन है, वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है, तो वो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सही मूल्य पर क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द कस्टमर एंड द सेल्स पर्सन। एंड नेक्स्ट, व्हेन अ सेल्स पर्सन मेक अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, जब कोई सेल्स पर्सन डायरेक्ट कस्टमर से क्या करता है, कॉन्टैक्ट बनाता है, सो ही गेट्स अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, तो उसको रिस्पॉन्स जो होता है वो फेवरेबल मिलते हैं। इफ द कस्टमर हैज हर्ड अबाउट द प्रोडक्ट अज्यूमिंग द प्रोडक्ट इज गुड, अगर कोई सेल्स पर्सन उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रहा है तो वो मन में ही अज्यूम कर लेगा कि ये प्रोडक्ट तो क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर सेल्समैन को भी, सेल्स पर्सन को भी क्या मिलते हैं, उसके फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स टू द कस्टमर। एडवर्टाइजिंग का किस तरीके से इन लोगों को फायदा मिलता है उसी तरीके से हमको भी मिलता है। वी ऑल आर कस्टमर, वी आर गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट कि भाई
क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, किस प्राइस में कितना क्वांटिटी मिलेगा या क्या चेंजेस हुए हैं, तो कस्टमर को भी उसके एडवर्टीजमेंट से फ़ायदे मिलते हैं। मतलब कोई आसानी से कस्टमर को चीट या उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ग्राहकों को पहले ही अवेयर कर दिया जाता है। एंड लास्ट बेनिफिट टू द सोसाइटी, हमारे समाज को किस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट एडवर्टाइजिंग एज द मिरर ऑफ द वे ऑफ आवर लिविंग एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड। आने वाले समय के लिए, फ्यूचर ट्रेंड के लिए या कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट्स होगा, तो डायरेक्ट समाज को उसका क्या क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू कस्टमर इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय ऑफरिंग बेटर एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जब कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या किया जाता है, इनोवेटिव आइटम्स, प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, तो जो उनका वे ऑफ लिविंग है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होता है। एंड लास्ट, इट लीड्स टू अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए उतने ही एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, आवश्यकता होगी। एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी हमारी सोसाइटी में मिलेगी। जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़ेंगे, दैट मीन्स कि वो एम्प्लॉयज़ सोसाइटी का ही हिस्सा है। दैट मीन्स दे आर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सोसाइटी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमाने के अवसर दिए जा रहे हैं, रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। कब, जब प्रोडक्शन ज़्यादा है ना। प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी, तब अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट विल ऑटोमेटिकली बी इंक्रीज एंड डायरेक्टली इट्स अफेक्ट एंड गिविंग द गुड रिजल्ट्स फॉर टू द सोसाइटी। उसको, सोसाइटी को, समाज के उसके क्या मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड द different persons are getting the different kind of benefits from the with the help of the advertisement। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट से